हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आज आपके अपने YouTube चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो है, जो छात्र छात्राएं बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव के अध्याय 3 से यानी पादप आकार की लिया गया है। और यह सुनने पर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के यानी मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित वाली जड़ें क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल कहलाती है। अपस्थानिक मूल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़ कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़ें कहलाती है। श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल निकलती है कहाँ से? तो श्वसन मूल निकलती है जूसिया में। श्वसन मूल कहाँ से निकलती है? जूसिया में। ऊपरी होरी मूल कहाँ होते हैं? तो ऊपरी होरी मूल आर्कटिस में होते हैं। ऊपरी होरी मूल आर्कटिस में होते हैं। ऊपरी होरी मूल आर्कटिस में होते हैं। डहेलिया की जड़ें कहाँ होती है? डहेलिया की जड़ें कहाँ होती है? तो डहेलिया की जड़ें कंदिल तथा पुलकित होते हैं। डहेलिया की जड़ें क्या कहलाती है? कंदिल तथा पुलकित कहलाती है। डहेलिया की जड़ें क्या कहलाती है? कंदिल तथा पुलकित कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलते हैं कहाँ से? न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलते कहाँ से? तो यह मिलते हैं मैंग्रोव पादपों में। मैंग्रोव पादपों में न्यूमेटाफोर्स प्रायः कहाँ मिलती है? तो मैंग्रोव पादपों में मिलते हैं। न्यूमेटाफोर्स प्रायः कहाँ मिलते हैं? मैंग्रोव पादपों में मिलते हैं। आर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती है। आर्किड्स में बिलामेन जड़ें कहाँ होती है? आर्किड्स में बिलामेन जड़ें नमी अवशोषित करने के लिए होती है। आर्किड्स में बिलामेन जड़ें कहाँ होती है? तो नमी अवशोषित करने के लिए होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू, ये जो है क्या आलू का एक जड़ है? निम्नलिखित में कह रहा है कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है। ये आलू का भाग खाते हैं, अपने आप में ये जड़ नहीं है। गाजर जड़ का रूप है, शकरकंद जड़ का रूप है, मूली एक जड़ का रूप, लेकिन आलू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें? अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? तो गन्ने में पाई जाती है। अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? गन्ने में अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल होती है। अवस्तंभ मूल कहाँ होती है? अपस्थानिक जड़ें में होते हैं। अवस्तंभ मूल कहाँ होती है? अपस्थानिक जड़ें में अवस्तंभ मूल होती है। अवस्तंभ मूल कहाँ होती है? अपस्थानिक जड़ें में अवस्तंभ मूल होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, जड़ें विकसित कहाँ होती है? जड़ें विकसित कहाँ होती है? जड़ें मूलांकुर में विकसित होती है। जड़ें विकसित कहाँ होती है? जड़ें मूलांकुर में विकसित होती है। जड़ें विकसित कहाँ होती है? जड़ें मूलांकुर में विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है 12 में, गाजर एक कैसा है? गाजर जो है एक किस रूप में है? तो गाजर एक जड़ के रूप में है। गाजर किस रूप में होता है? तो गाजर एक जड़ के रूप में होता है। गाजर एक जड़ के रूप में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशेषक अंग है? पादपों के मुख्य अवशेषक अंग कौन से है? केवल जड़। पादप के मुख्य अवशेषक अंग कौन सा है? केवल जड़। अगला क्वेश्चन 14, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। स्तंभ मूल कहलाती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? यानी जोड़ा आपको ढूंढना है कौन सा गलत जोड़ा है। शंक्वाकार जड़ प्याज। शंक्वाकार जड़ प्याज में होता है। तो शंक्वाकार जड़ प्याज में होता है। शंक्वाकार जड़ प्याज में होता है। तर्क रूपी जड़ मूली में कौन सा गलत है? गलत यहाँ शंक्वाकार जड़ प्याज में नहीं होता है। तर्क रूपी जड़ ये शंक्वाकार होता है, इसलिए गलत है। कुंभी रूपी जड़ सलगम में होता है। श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल पाई जाती है किसमें? तो श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? तो यह श्वसन मूल राइजोफोरा में होता है। श्वसन मूल किसमें होता है? राइजोफोरा में होता है। श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? राइजोफोरा में पाई जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है,
पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो यह होती है आरोही जड़। यह कौन सा जड़ होती है? आरोही जड़ होती है। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आरोही जड़ होती है। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? आरोही जड़ होती है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो तना होता है। आलू का खाना योग्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। आलू का खाना योग्य भाग तना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, कौन सी का रूपांतरण है? तो यह तना का रूपांतरण है। तना का रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, कौन सी का? तो तना का। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, कौन सी का? तो तना का रूपांतरण है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य कौन सी करता है? यह पर्णिकाय स्तंभ द्वारा होता है। पर्णिकाय स्तंभ द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? अब आलू एक तना है। कौन तना है? तो आलू एक तना है। आलू क्या है? एक तना है। इनमें से कौन तना है? तो आलू एक तना है। अगला क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? यह जड़ में करता है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ कहाँ संग्रह करता है? जड़ में करता है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ कहाँ करता है संग्रह? जड़ में करता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। आलू भूमिगत तना रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कंद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण क्या नहीं है? तो तने का रूपांतरण शकरकंद का कंद नहीं है। तने का रूपांतरण शकरकंद का कंद नहीं है। प्याज का जड़ तना का रूपांतरण, अरबी का घन कंद, आलू का कंद, ये तना का रूपांतरण। यानी प्याज हुआ, आलू हुआ, अरबी हुआ, ये सब तना होता है, लेकिन शकरकंद का कंद नहीं, वो जड़ में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? सलगम, अदरक, गाजर, शकरकंद। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर बी, अदरक। अदरक जो है तना है। अदरक क्या है? तना है। लेकिन सलगम जड़ है, गाजर जड़ के रूपी खाते हैं, शकरकंद का जड़ रूपी खाते हैं, लेकिन अदरक जो है तना है। अदरक क्या है? तना है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन? क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन एक प्रकंद का उदाहरण है? कौन इसमें से एक प्रकंद का उदाहरण है? तो प्रकंद का उदाहरण है अदरक। इनमें से कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है? तो अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? इनमें से कौन सा रूपांतरित तना है? यह है आलू रूपांतरित तना है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू रूपांतरित तना है। अदरक तना है, जड़ नहीं। अदरक जो है तना है, जड़ नहीं है। क्यों अदरक तना है, जड़ नहीं है? इसका कारण यह है कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनेट दोनों होते हैं। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णपात प्रायः नियुक्त होता है? पर्णपात नियुक्त होता है, तो यह शुष्कोद्भिद में होता है। शुष्कोद्भिद में होता है। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णपात प्रायः नियुक्त होता है? शुष्कोद्भिद में होता है। कैक्टस में मूल किसका रूपांतरण होता है? कैक्टस में मूल किसका रूपांतरण होता है? तो यह होता है पत्ते में। कैक्टस में मूल किसका रूपांतरण होता है? पत्ते का। कैक्टस में मूल है, सॉरी सूल है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण होता है? तो पत्ते का होता है। घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? यह रूपांतरित होता है पत्ता में। कौन सी में? पत्ता में। क्वेश्चन नंबर 22, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? नहीं सॉरी, एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है तो सभी चारों चक्र पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, पुष्प के जनन चक्र क्या है?
पुष्प के जनन चक्र क्या है? तो पुमंग एवं जयांग। पुष्प के जनन चक्र क्या है? पुमंग एवं जयांग। पुष्प के जनन चक्र क्या है? पुमंग एवं जयांग। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो यह जो है उनमें से पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। यानी एक उभयलिंगी फूलों के बारे में वही ये ऑप्शन हो सकता है उनमें से पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। यानी उभयलिंगी में पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में, यानी कुरिंजी एक पुष्प है जो कि 12 वर्ष में एक बार खिलता है। यानी आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सा ऐसा पुष्प है जो 12 वर्ष में एक बार फूलता है? तो यह जो है फ्लोरिजन श्राव। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? फ्लोरिजन श्राव। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? फ्लोरिजन श्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सी है? वुल्फिया है। फूल गोभी में पौधों का उपयोग भाग कौन सा है? फूल गोभी में पौधों का उपयोग भाग ताजा पुष्प समूह है। फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो ताजा पुष्प समूह होता है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो ताजा पुष्प समूह होता है। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो यह जो है रेफ्लेसिया निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफ्लेसिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण जो है परागन कहलाता है। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागन का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। एनीमोफिली परागन है। एनीमोफिली परागन कौन सी का है? तो वायु द्वारा होता है। एनीमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। एनीमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। एंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली परागन जो होता है कीटों द्वारा होता है। एंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। एंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। चमगादड़ों द्वारा परागन किस में होता है? चमगादड़ों द्वारा परागन कैसे होता है? चमगादड़ों द्वारा परागन चिरेप्टरोफिली द्वारा होता है। चमगादड़ों में परागन जो क्या कहलाता है? चिरेप्टोफिली होता है। जूफिली परागन किस में होता है? जूफिली परागन किस में होता है? तो जूफिली परागन जंतुओं द्वारा होता है। जूफिली परागन किसके द्वारा होता है? तो जंतुओं द्वारा होता है। जूफिली परागन किसके द्वारा होता है? जंतुओं द्वारा होता है। पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कहा जाता है पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली कहलाता है। पक्षियों द्वारा परागन की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। पक्षियों द्वारा परागन की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। पक्षियों द्वारा परागन की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली कहलाता है। जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहलाता है। जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली। पक्षियों द्वारा परागन ऑर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा परागन ऑर्निथोफिली। जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली। जो परागन बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाता है? जो परागन बंद पुष्पों में होता है वह क्लिस्टोगैमी कहलाता है। जो परागन बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? क्लिस्टोगैमी कहलाता है। जो परागन बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? क्लिस्टोगैमी कहलाता है। पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण क्या होता है? पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण जो है अच्छी संतान होता है। पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण अच्छी संतान होता है। पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके अच्छे कारण यह है कि अच्छी संतान होता है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, अच्छा वीडियो लगे लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। वार्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। वार्तिकाग्र सदा खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। कौन सी का? तो यह जो होता है कीट
परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है कुंज में कीट परागित पुष्पों में। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है कीट परागित पुष्पों में। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? घोंघे द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? घोंघे द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? घोंघे द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो कीट द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण कीट द्वारा होता है। परागण है, परागण क्या है? तो परागण जो है अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद होता है। परागण क्या है? तो अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद होता है। यह सब क्वेश्चन दोस्तों विशेष करके नहीं कहीं पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन छूट गया। किसी प्रारूपिक पुष्पों में अंकुरित होने वाले परागण की बीजांड में पहुंचने से पहले जयांग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जयांग के भागों से सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उस संयोजन को चुनिए जो परागण नलिका पथ यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है। यह जो दर्शाता है वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 56, पादपों में लैंगिक जनन, पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन कौन सा है? पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? यह हो जाएगा परागण, निषेचन, पहले परागण होगा, ठीक, उसका निषेचन होगा, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना, तब बनेगा पौधा। यानी पहले परागण निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना, उसका पौधा बनेगा। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा पुष्प के अंडाशय में निषेचन होता है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्प के अंडाशय भाग में निषेचन होता है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्प के अंडाशय भाग में निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निषेचन क्रिया कैसी क्रिया है? निषेचन एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन होता है। निषेचन क्रिया एक नर युग्म के अंडाणु से संयोजन होता है। निषेचन क्रिया एक नर युग्म के अंडाणु से संयोजन होता है। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, तो यह जो होते हैं अध्यावरणों से होता है, अध्यावरणों से होता है। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, अध्यावरणों से होते हैं। द्विनिषेचित किसका मुख्य लक्षण है? द्विनिषेचित किसका मुख्य लक्षण है? यह जो है मुख्य लक्षण आवृत बीजी का। द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण है? आवृत बीजी का। द्विनिषेचित किसका मुख्य लक्षण है? आवृत बीजी का। अनिषेक जनन किसमें होता है? अनिषेक जनन किसमें होता है? यह बिना निषेचित के अंडाणु का परिवर्धन होता है। अनिषेक जनन होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन होता है। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? जिसमें निषेचन नहीं होता है उसमें फल के विकास को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकॉर्पी। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकॉर्पी कहलाता है। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलीय होते हैं? अनिषेक फलीय होते हैं, तो केला अनिषेक फलीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलीय होते हैं? तो केला अनिषेक फलीय होते हैं। केला अनिषेक फलीय होते हैं। गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो गूदेदार थैलेमस जो होता है सेब में खाने योग्य होता है। गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो सेब में गूदेदार थैलेमस खाने योग्य होता है। गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो सेब में गूदेदार थैलेमस खाने योग्य होता है। इसमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है? तो सत्य फल का उदाहरण है आम। आम को कैसा फल कहा जाता है? तो सत्य फल कहा जाता है। सत्य फल किसे कहा जाता है? आम को सत्य फल कहा जाता है। एक सत्य फल परिवर्धन होता है। एक सत्य फल परिवर्धन होता है किससे? अंडाशय से। एक सत्य फल परिवर्धन होता है किससे? अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण क्या है? आभासी फल का उदाहरण है सेब। आभासी फल किसे कहा जाता है? सेब को। सत्य फल किसे कहा जाता है? आम को। सत्य फल हुआ आम हुआ, आभासी फल का उदाहरण हुआ सेब हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। 68 में निम्नलिखित में कौन सा
निम्नलिखित में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है सच्चा फल नहीं है, अंगूर, खजूर, आलू, बुखारा ये सब सच्चा फल है, सेब सच्चा फल नहीं है। नारियल तथा आम के फल होते हैं, नारियल तथा आम के फल होते हैं तो ड्रूप होते हैं। नारियल तथा आम के फल होते हैं, ड्रूप होते हैं। नारियल तथा आम के फल होते हैं, ड्रूप फल होते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग को क्या कहते हैं? पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मध्य फल भित्ति। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग को क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति कहते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य भाग के आकारिकीय भाग को क्या कहते हैं? तो मध्य फल भित्ति कहते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भ्रूणपोष होता है। कहेगा लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो एरिल। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो होता है एरिल। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो एरिल होता है। अमरूद का कहेगा खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फलभित्ति एवं बीजांडासन दोनों होता है। केला के भी तो मध्य फलभित्ति और बीजांडासन दोनों खाते हैं। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन होता है। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मांसल पुष्पासन होता है। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मांसल पुष्पासन होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है नट। क्या कहलाता है? नट। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह क्या होता है? तो नट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? निम्नलिखित में कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का संकेत है? तो यह जो हो जाएगा आलू में आँख का पाया जाना। आलू में आँख का पाया जाना यह जो है पादप के लक्षण का संकेत है। आलू के आँख का ऊपर जो होता है पाया जाना वह पादप का संकेत है। अनन्नास किस प्रकार का फल है? अनन्नास किस प्रकार का फल है? अनन्नास साइकोनस फल है। अनन्नास किस प्रकार का फल है? अनन्नास साइकोनस फल है। अनन्नास किस प्रकार का फल है? साइकोनस फल अनन्नास होता है। 77 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये मिलाना है। आम बेरी नहीं हो, ये गलत है। ये टमाटर पोम नहीं, इसका भी गलत है। सेब ड्रूप गलत है। केला बेरी ये सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों में परिवर्धन ये योगदान नहीं करता है? तो यह जो नहीं करता है कवक। कौन सा करता है? कवक। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो यह जो होता है साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। साइकस के पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। बीज विकसित होता है किसमें? तो बीज विकसित होता है बीजांड से। बीज विकसित होता है किससे? तो बीज विकसित होता है बीजांडों से। बीज विकसित होता है किससे? तो बीज विकसित होता है बीजांडों से। बीज विकसित होता है बीजांडों से। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण बीज में मिलता है। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण बीज में मिलता है। भ्रूण बीज में मिलता है। आर्किड के बीज होते हैं। आर्किड के बीज कैसे होते हैं? हल्के और शुष्क होते हैं। आर्किड के बीज कैसे होते हैं? हल्के और शुष्क होते हैं। आर्किड के बीज हल्के और शुष्क होते हैं। 84 में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। सामान्यतः अंकुरित के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरित के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अंकुरित होने के लिए जल, हवा और ताप का होना जरूरी है। जल, हवा एवं ताप का होना जरूरी है अंकुरित होने के लिए। सजीव प्रजक अंकुरित किसमें पाया जाता है? सजीव वो प्रजक किसमें पाया जाता है? यह राइजोफोरा में पाया जाता है। सजीव प्रजक किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में सजीव प्रजक पाया जाता है। सजीव प्रजक किसमें अंकुरित होता है? तो राइजोफोरा में अंकुरित होता है। अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरन किसमें पाया जाता है? अधोभूमिक अंकुरन मक्का में पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरन किसमें पाया जाता है? तो मक्का में अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है।
भूमपोरिक अंकुरन, भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है। भूमपोरिक अंकुरन किसमें पाया जाता है? तो भूमपोरिक अंकुरन जो है अरंडी में पाया जाता है, अरंडी में। भूमपोरिक अंकुरन किसमें पाया जाता है? अरंडी में भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है। पौधों में पितृस्थ अंकुरित का अभिप्राय, पौधों में पितृस्थ अंकुरित का अभिप्राय क्या है? पौधों में पितृस्थ अंकुरित का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। पौधों में पितृस्थ अंकुरन का अभिप्राय है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरन। बीज के अंकुरन के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है मूलांकुर। मूलांकुर। बीज के अंकुरन के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है, बीज के अंकुरन के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में अंकुरित होता है वह होता है मूलांकुर। क्या होता है? मूलांकुर। यानी बीज के अंकुरन के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वो क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो कीटाहारी पादप कौन सा है? तो कीटाहारी पादप घटपर्णी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो घटपर्णी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो घटपर्णी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो घटपर्णी। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को ठंड और शुष्क में संरक्षित किया जा सकता है। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ठंड और शुष्क में बीजों को संरक्षित किया जा सकता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा किसका होता है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस का होता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा किसका होता है? यूकेलिप्टस का होता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा किसका होता है? यूकेलिप्टस का होता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा किसका होता है? यूकेलिप्टस का होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी ये आपको कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये चुनना है। ये जो है घटपर्णी जलोद्भिद सम्मिलित नहीं है, लेकिन ये जो है ये अमरबेल तना परजीवी होता है, चंदन जड़ परजीवी होता है, आर्किड अधिपादप होता है। किस पादप में तना संचय तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? किस पादप में तना संचय तथा चिरकालिकता के कार्य होता है? तो यह जो होता है हल्दी में होता है। किस पादप में तना संचय तथा चिरकालिकता के कार्य होता है? हल्दी में होता है, हल्दी में होता है। और लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधों का उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? कहलाता है वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है। और लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वानस्पतिक प्रजनन कहलाते हैं। वानस्पतिक प्रजनन कहलाते हैं। 95 बाद 96 में देखते हैं। छियानवे नंबर प्रश्न, पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रंध्र के रूप में। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को, यानी जो रेखा के ऊपर जैसे होता है पत्ता में छिद्रों को निम्नलिखित किस रूप में जाना जाता है? रंध्र के रूप में जाना जाता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों के निम्नलिखित में किस रूप में जाना जाता है? तो रंध्र के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? यह जो है पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 में है, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? कौन सा संचय जड़ मूल नहीं है? तो यह जो है श्वसन मूल नहीं है, श्वसन मूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? फूल का एक भाग नहीं है। तब पुष्पवृत्त फूल का एक भाग नहीं है। बाह्यदल फूल का भाग है, स्त्री केसर फूल का भाग है, पुंकेसर फूल का भाग, लेकिन पुष्पवृत्त फूल का भाग नहीं है। बाह्यदल फूल का भाग है, स्त्री केसर फूल का भाग है, पुंकेसर फूल का भाग है। 99 के बाद 100 नंबर प्रश्न में देखते हैं, पुष्पों का वह कौन सा भाग स्त्री केसर, पुष्पों का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? यह है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? यह है वर्तिकाग्र। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले
विशेषीकृत न्यू मेटाफोर्स क्या कहलाते हैं? यह क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं मूल। क्या कहलाते हैं? मूल। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाली विशेषकृत न्यूटोफोर्स क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग है? पत्ती का कौन सा भाग है? एस्टमेन। कथी है? एस्टमेन। कौन सा एक पत्ती का भाग है? एस्टमेन पत्ती का एक भाग है। पिस्टल, पेटियोल, सेपल ये सब पत्ती का भाग नहीं है। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों में नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? इसे वानस्पतिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? वानस्पतिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। पुनः ये सभी क्वेश्चन 103 प्रश्न हैं। ये सब प्रश्न को एक बार फिर से हम रिपीट करा रहे हैं और आप इसे जरूर सुने। इसे थोड़ा स्पीड में खींचेंगे। अगला को देखिए, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने के वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मूसला जड़ कहलाती है। श्वसन मूल मिलती है तो कहाँ मिलती है? तो जूसिया में मिलती है। श्वसन मूल जूसिया में मिलती है। ऊपरी होरी मूल कहाँ मिलती है? ऊपरी होरी मूल कहाँ मिलती है? यह मिलती है आर्किडिस में मिलता है। डहेलिया की जड़ें को क्या कहते हैं? तो डहेलिया के जड़ें को कंदिल तथा पुलकित कहते हैं। डहेलिया को जड़ें को क्या कहते हैं? कंदिल तथा पुलकित कहते हैं। न्यू मेटाफोर्स प्रायः मिलते हैं। न्यू मेटाफोर्स प्रायः कहाँ मिलते हैं? तो न्यू मेटाफोर्स प्रायः स्वांगिकारी होता है। न्यू मेटाफोर्स प्रायः कहाँ मिलते हैं? तो स्वांगिकार्य होते हैं। भलू मैंग्रोव पादपों में होता है। न्यू मेटाफोर्स प्रायः कहाँ होते हैं? ये दोस्तों गलती है। न्यू मेटाफोर्स मूलतः प्रायः होते हैं मैंग्रोव पादपों में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में आर्किड्स में विलोम में जड़ें में होते हैं। कौन सी होते हैं? 7 के सी। तो नमी अवशेषित करने के लिए होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू जड़ नहीं है। आलू तना है दोस्तों। गाजर, शकरकंद, मूली का ये जड़ होता है। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तो तना का भाग खाते हैं, है ना। अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? यह पाई जाती है गन्ने में। अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें? तो गन्ने में अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है। 10 में अस्तंभ मूल में किसमें होता है? अस्तंभ मूल किसमें होता है? तो अपस्थिक जड़ में होता है। अस्तंभ मूल किसमें होती है? अपस्थिक जड़ में अस्तंभ मूल होती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जड़ें विकसित होती है किसमें? तो जड़ें विकसित किसमें होती है? तो जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। गाजर एक क्या है? गाजर एक जड़ है। गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के मुख्य अवशेषक अंग है? तो यह जो है केवल जड़ पादप का अवशेषक अंग है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो बरगद के पेड़ से तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? यह कहलाती है केवल जड़ और नहीं, ये क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है स्तंभ मूल कहलाती है। स्तंभ मूल कहलाती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जोरो चलिए इसको श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? राइजोबियम में श्वसन मूल पाई जाती है। राइजोफोरा में श्वसन मूल पाई जाती है। पानी की लता में बनने वाली जड़ को क्या कहते हैं? पानी की लता में बनने वाली जड़ को आरोही जड़ कहते हैं। पानी की लता में बनने वाली जड़ को क्या कहते हैं? आरोही जड़ कहते हैं। पानी की लता में बनने वाली जड़ को आरोही जड़ कहते हैं। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ एक कौन सी का रूपांतरण है? तो तना का रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है तना, यानी पर्णकाय के अंतर्गत तना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य कैसे करता है? नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य पर्णकाय स्तंभ द्वारा करता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य कैसे करते हैं? पर्णकाय द्वारा होता है। एक कौन सा एक तना है? कौन सा एक तना है? तो आलू एक तना है। अगला क्वेश्चन 22 देखते हैं, पत्ता गोभी खाद पत्ता गोभी पदार्थ
पत्ता गोभी पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? यह करता है पत्तियाँ में। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियाँ में। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो करता है पत्तियाँ में। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। आलू जो है भूमिगत रूपांतरित तना होता है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण क्या नहीं है? तो यह शकरकंद तने का रूपांतरण नहीं है। प्याज हुआ, अरबी गणकंद हुआ, आलू हुआ, ये सब तना का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं इनमें से कौन सा तना है? कौन सा तना है? अदरक, आलू ये सब तना है। अदरक, आलू ये सब तना है, लेकिन शलजम, गाजर, शकरकंद ये सब जड़ में आ जाते हैं। आलू, अदरक ये सब तना है। इनमें से कौन सा प्रकंद का उदाहरण? इनमें से कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है? प्रकंद का उदाहरण इनमें से कौन सा है? प्रकंद का उदाहरण जो है अदरक है। प्रकंद का उदाहरण क्या है? अदरक है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? इनमें से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। आलू एक रूपांतरित तना है। अदरक तना है, जड़ नहीं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें जो है अदरक तना है। अदरक तना है, जड़ नहीं है। इसका कारण है यह कि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। अदरक जो है तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्ण दल प्रायः नियुक्त होता है? किसकी पत्ती में होता है? तो यह जो होता है शुष्क उद्भिद में होता है। शुष्क उद्भिद में होता है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक रूपांतरित होता है? घटपर्णी के पत्ता रूपांतरण होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं क्रिप्टोगेमस। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते क्रिप्टोगेमस कहलाते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाया जाता है। पुमांग एवं जायांग, बाह्य दल एवं दलपुंज, ये सभी पाए जाते हैं। दल, पुमांग, जायांग, बाह्य दलपुंज सब पाए जाते हैं पूर्ण पुष्प में। पुष्प के जनन चक्र क्या कहलाते हैं? पुष्प के जनन चक्र क्या कहलाते हैं? पुष्प के जनन चक्र पुमांग एवं जायांग कहलाते हैं। पुष्प के जनन चक्र क्या कहलाते हैं? पुमांग एवं जायांग कहलाते हैं। कौन सा एक उभयलिंगी फूलों में के बारे में सही है? उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है तो यह जो है उसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। उभयलिंगी फूल में जो होता है ना, पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष के बाद खिलने का कारण क्या है? कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष के बाद खिलने का कारण क्या है? इसका कारण है फ्लोरिज्म स्राव। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिज्म स्राव। संसार का फ्लोरिज्म स्राव। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में खिलने का कारण है फ्लोरिज्म स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। फूलगोभी में पौधों का उपयोग भाग कौन सा होता है? ताजा पुष्प समूह। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? ताजा पुष्प समूह होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? तो पुष्प। कौन सी है? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प। पराग कोश में वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पराग कोश में वर्तिकाग्र का पराग तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? यह कहलाता है परागन। क्या कहलाता है? परागन। एनीमोफिली परागन किसमें होता है? एनीमोफिली परागन किसमें होता है? वायु द्वारा होता है। एनीमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। एंटोमोफिली परागन किसमें होता है? एंटोमोफिली परागन कीटों द्वारा होता है। एंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली परागन कीटों द्वारा होता है। चमगादड़ों द्वारा परागन क्या कहलाता है? चमगादड़ों द्वारा परागन क्या कहलाता है? चिरेप्टोफिली कहलाता है। यानी एंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है? तो कीट जो परागन करता है ना आपस में, उसको कहते हैं एंटोमोफिली। कीटों का द्वारा परागन एंटोमोफिली कहलाता है। कीटों द्वारा परागन एंटोमोफिली कहलाता है। चमगादड़ों द्वारा परागन क्या कहलाता है? चिरेप्टोफिली। चमगादड़ों द्वारा परागन क्या कहलाता है? चिरेप्टोफिली। चमगादड़ों द्वारा परागन चिरेप्टोफिली। जूफिली परागन किसमें होता है? जूफिली परागन किसमें होता है? जंतुओं में होता है। जूफिली परागन किसमें होता है? जंतुओं में होता है।
जूफिली परागण जंतुओं में होता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। दोस्तों एंटोफिली का है तो कीट एंट में कीटों का एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। एंटोफिली तो कीट परागण होता है, एंटो में होता है। चमगादड़ों द्वारा परागण तो क्रिप्टोफिली कहलाता है। जूफिली परागण किस में होता है? तो जूफिली, जौ से जूफिली, जौ से जंतु, जौ से जूफिली, जौ से जंतु, जंतु में होता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी का ऑर्निथोलॉजी में यानी पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जल में जो परागण होता है हाइड्रोफिली कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रो मिस होता है जल, और जल में फीलिंग होगा तो हाइड्रोफिली, जल में परागण हाइड्रोफिली कहलाएगा, जल में परागण हाइड्रोफिली कहलाएगा। जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो कहलाता है क्लिस्टोगैमी कहलाता है। जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? क्लिस्टोगैमी कहलाता है। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण क्या होता है? पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण अच्छी संतान होता है। पर परागण लाभदायक होता है क्यों? पर परागण लाभदायक होता है इसलिए क्योंकि इसके कारण अच्छी संतान होता है। अगला क्वेश्चन 51 है, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा, वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है किसके कारण? तो कीट परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? मेलेकोफिली कहलाता है। घोंघे द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है। घोंघे द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण जो होता है किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में परागण जो होता है कीटों द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। परागण है, परागण एक क्या है? परागण जो है, परागण क्या है? परागण अपूर्ण, परागण क्या है? परागण एक अपूर्ण विकसित नर युग्म भीत है। अगला क्वेश्चन है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचित होता है? मादा पुष्प के किस भाग में निषेचित होता है? अंडाशय में होता है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचित होता है? अंडाशय में। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचित होता है? अंडाशय में निषेचित होता है। 57 नंबर प्रश्न के बाद चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या है? निषेचित क्रिया कैसे होता है? निषेचित क्रिया कैसे होता है? तो यह निषेचित क्रिया जो होता है एक नर युग्मक का अंडाणु से के संयोजन होता है। निषेचित क्रिया जो होता है नर युग्मक के अंडाणु से संयोजन के बाद होता है। निषेचित क्रिया नर युग्मक के अंडाणु से संयोजन के बाद होता है। निषेचन के पश्चात बीजों के बीज आवरण विकसित होते हैं। निषेचित के पश्चात बीजों के बीज आवरण विकसित होता है किसमें? अध्यावरणों में, भ्रूणपोष से, विभाग से, बीजांड से। तो यह विकसित हो जाता है अध्यावरणों से, अध्यावरणों से। द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण है? द्विनिषेचन किसका मुख्य लक्षण है? तो यह जो है अनावृत बीजी का लक्षण है। द्विनिषेचन जो अनावृत बीजी में होता है। क्या द्विनिषेचन किस में होता है? अनावृत बीजी में होता है। द्विनिषेचन किस में होता है? अनावृत बीजी में होता है। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन किस में होता है? अनिषेक जनन जो होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन। अनिषेक जनन का मतलब होता है जिसमें मतलब निषेचित नहीं होता है और अंडाणु बन जाता है, उसी को कहते हैं अनिषेक निषेचन। अनिषेक निषेचन मतलब जिसमें मतलब कि निषेचित नहीं होता है और अंडा का निर्माण होता है, उसे अनिषेक निषेचन कहते हैं। निषेचन के बिना फल, निषेचन के बिना फल विकसित को क्या कहा जाता है? जो फल बगैर निषेचन के होता है उसे क्या, कौन सा फल कहते हैं? पार्थेनोकॉर्फी कहते हैं, पार्थेनोकॉर्फी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फल अनिषेक फलीय है? कौन सा फल अनिषेक फलीय है? तो यह जो है आम नहीं, केला, केला अनिषेक फलीय है। कौन सा फल अनिषेक फलीय है? केला अनिषेक फलीय है। गुदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो गुदेदार सेब में होता है। गुदेदार फल किस में खाया जाता है? सेब में गुदेदार फल होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सत्य फल है? सत्य फल किसको कहते हैं? आम को सत्य फल कहते हैं। सत्य फल आम होता है। सत्य फल कौन होता है? आम होता है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है किसमें? एक सत्य फल परिवर्धित होता है किसमें? एक सत्य फल परिवर्धित होता है नहीं, सॉरी, एक सतफल परिवर्तित होता है किसमें? अंडाशय में। एक सतफल परिवर्तित होता है किसमें? अंडाशय में। एक सतफल परिवर्तित होता है अंडाशय में। आभासी फल का उदाहरण कौन सा है? आभासी फल का उदाहरण है सेब। आभासी फल किसको कहते हैं? सेब को कहते हैं आभासी फल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल नहीं है, यह जो है सेब सच्चा फल नहीं है। नारियल तथा आम के फल होते हैं, नारियल तथा आम के फल होते हैं ड्रूप। नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं? ड्रूप होते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य आकारी की भाग को क्या कहते हैं?
मध्य फल भित्ति कहते हैं। पके हुए आम के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति कहते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। लीची के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? लीची के खाने योग्य भाग को एरिल कहते हैं। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मांसल पुष्पासन कहते हैं। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मांसल पुष्पासन होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा प्रकार है? तो वह है नट। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? निम्नलिखित में कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? पादप के तने का रूपांतरण का संकेत है। आलू में आंख का पाया जाना पादप के तने का संकेत है। अगला क्वेश्चन, अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास किस प्रकार का फल है? अनानास साइकोनस फल है। अनानास किस प्रकार के फल है? अनानास साइकोनस फल है। अनानास किस प्रकार के फल है? अनानास साइकोनस फल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? या जो केला थेरी के ये सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। बीज विकसित होता है किसमें? बीज विकसित होता है बीजांडासन से। बीज विकसित होता है किसमें? बीजांडासन से। बीज विकसित होता है किसमें? बीजांडासन में होता है विकसित। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज में। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण मिलता है बीज में मिलता है। अगला क्वेश्चन, आर्किड के बीज होते हैं। आर्किड के बीज किस आकार के होते हैं? आर्किड के बीज होते हैं हल्के शुष्क होते हैं। आर्किड के बीज किस आकार के होते हैं? हल्के शुष्क होते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है जल में, नहीं सॉरी, सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में पाया जाता है। राइजोफोरा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधोभूमि अंकुरण। अधोभूमि अंकुरण किसमें पाया जाता है? अधोभूमि अंकुरण किसमें पाया जाता है? मक्का में। अधोभूमि अंकुरण मक्का में पाया जाता है। भूमोपूर्व अंकुरण किसमें पाया जाता है? भूमोपूर्व अंकुरण किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है अरंडी में पाया जाता है। भूमोप्रिक अंकुरण किस अंडी में पाया जाता है। बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है मूलांकुर कहलाता है। बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ कीटाहारी पादप है? कीटाहारी पादप है तो यह जो है घटपर्णी है। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित रखा जा सकता है? बीजों को किस में संरक्षित रखा जा सकता है? तो ठंड और शुष्क स्थिति में संरक्षित रखा जा सकता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? यूकेलिप्टस का पौधा होता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा किसका होता है? यूकेलिप्टस का पौधा होता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस का, बीज भी यूकेलिप्टस का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह जो है घटपर्णी जलोभित सुमेलित नहीं है। किस पौधे में तना संचय तथा चिरकालिकता के कार्य होता है? यह जो होता है हल्दी में होता है तना संचय और चिरकालिकता के कार्य। अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार है जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है। वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है पौधे में। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह पर मौजूद छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो रंध्र कहा जाता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप के मूल तंत्र में मुख्य कार्य शामिल नहीं है? तो यह जो है शामिल नहीं है, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पौधों के हिस्सों में भोजन की आपूर्ति का करना। निम्नलिखित में कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? संचयी जड़ मूल नहीं है। तो यह जो है कौन सा नहीं है? तो यह है श्वसन फूल। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? तो यह जो है पुष्पविरित फूल का एक भाग नहीं है।
पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष से चिपकती सतह जो परागण को फंसा कर रखता है? तो यह जो रखता है फंसा कर, सी यानी वर्तिकाग्र को। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपती सतह है जो पराग को फंसा कर रखता है? वर्तिकाग्र। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेष न्यूमेटिक फोर्स क्या कहलाते हैं? यह जो क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं प्रिस्टल। क्या कहलाते हैं? प्रिस्टल। अगला क्वेश्चन है, उस अलैंगिक प्रजनन जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों एवं नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वानस्पतिक प्रजनन के नाम से। दोस्तों, यह वीडियो बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुनिए। और यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे बार बार सुनने से आपको ज़रूर याद हो जाएगा। दोस्तों, जय